Hello everyone, this is Radha here and I welcome you all in this class. So here we are with our another lecture. So आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोलिकुलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस करवाऊंगी, मेनली रेप्लिकेशन के, ट्रांसक्रिप्शन के और ट्रांसलेशन के, है ना। तो इनके क्वेश्चंस करेंगे। सो जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक लाइन, क्योंकि इन्हीं लाइन को रीफ्रेम करके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अभी आप क्वेश्चंस देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जैसे ही क्वेश्चन जो है वो रिफ्रेम हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेट इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव में जैसे हैवी, सेमी कंजर्वेटिव का सिंपल सा मतलब तो ये है कि हाफ तो पेरेंट का डीएनए आता है और एक न्यू 50% न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता है उस टेम्पलेट को रीड करके, है ना। तो ये होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड। और जैसे आप हैवी स्ट्रैंड और लाइट स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो वहां पर हाइब्रिड का बनना, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मैनर, है ना। So in vitro DNA synthesis reaction dideoxy CTP and dideoxy CMP। तो यहाँ पर देखो डाइडियोक्सी लिखा हुआ है। अब दो टर्म्स आते हैं, कौन कौन से ये देखिए यहाँ पर। एक होता है डीएनटीपी। डीएनटीपी क्या होता है? डीएनटीपी का फुल फॉर्म होता है डिओक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनटीपी क्या होता है? डीएनटीपी इज डिओक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, दिस इज डीएनटीपी। जो कि आप देखते हो ना, जो डीएनए पॉलीमरेज होती है वो क्या करती है? वो डीएनटीपी ऐड करते हैं। हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड ऐड करती है। कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड करती है? वो न्यूक्लियोटाइड जिनके राइबो शुगर पे 2 प्राइम पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को ऐड करती है, ठीक है। तो डीएनटीपी में डी का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या है? कि जो आपके राइबोज शुगर है, देखो सिंपल सा मतलब समझिएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जो न्यूक्लियोटाइड होगा कैसे होता है? यहाँ पर शुगर होती है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है ATGC जो बेस पेयर होगा आपका, इधर आपका 5 प्राइम पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें कि शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेस होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा 5 प्राइम पे। तो ये जो शुगर है ये आपकी राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर हो सकती है, ठीक है। राइबोज कब होगी? जब आरएनए पोलिमरेज जो है, जब वो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाएगी, तो उस टाइम पर जो है आरएनए पोलिमरेज जो है, ये आरएनए पोलिमरेज किसको यूज करेगी? राइबोज शुगर को। किसको यूज करेगी? राइबोज को। तो उनको हम लोग बोल देते हैं आरएनटीपी, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। है तो न्यूक्लियोटाइड ही, ट्राइफॉस्फेट ही है, लेकिन शुगर क्या है? राइबोज, इसलिए इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। लेकिन जब आपकी डीएनए पोलिमरेज डीएनए बनाती है तो वो डीऑक्सी राइबोज को यूज करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो डीएनटी पे ऐड करती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड करती है। अब राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में क्या फर्क है? कि जो ये आपकी पेंटो शुगर है, 5 कार्बन की जो ये शुगर आपकी दिख रही है आपको, राइबोज शुगर में इसके 2 प्राइम पे, यहाँ पर 2 प्राइम पे OH होता है। और डीऑक्सी का देखो मतलब, डी का मतलब एब्सेंट, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। डीऑक्सी में क्या होता है? इस 2 प्राइम पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, केवल 2 प्राइम OH प्रेजेंट होता है, ये होता है डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। इतनी चीज आई होप क्लियर है। तो आपकी डीएनए पॉलीमरेज आसानी से क्या कर सकती है? आसानी से आरएनटीपी और डीएनटीपी को क्या कर सकती है? डीएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये डीएनटीपी है, क्योंकि इसके 2 प्राइम पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। आरएनटीपी को कैसे रिकॉग्नाइज करती है? कि ये आरएनटीपी है, इसके 2 प्राइम पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज जो है वो केवल डीएनटीपी को उठा के लेके आते हो, पहचान जाती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है कि इसके 2 प्राइम पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। किसके? डीएनटी पे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के 2 प्राइम पर राइबो डीऑक्सी राइबोज की 2 प्राइम पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए टर्म है यहाँ डीडीएनटीपी। डीडीएनटीपी का फुल फॉर्म होता है डाई डीऑक्सी। डाई डीऑक्सी मतलब, डाई मतलब 2 जगह है, डी मतलब एब्सेंट, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, यानी जहां पर 2 जगह ऑक्सीजन एब्सेंट है। सो डाई डीऑक्सी में जो ये राइबोज शुगर है, इसमें 2 प्राइम पर भी ऑक्सीजन एब्सेंट होती है और 3 प्राइम पर भी ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, समझ गए। सो डाई डीऑक्सी में 2 प्राइम और 3 प्राइम दोनों पे ऑक्सीजन एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट।
अब यहाँ पर इतने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है चीजों में। कैसे? जैसे कि आपका जो डीएनए पोलिमरेज होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, 2' पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, बाकी राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस लगा होता है एटीजीसी, और यहाँ पर आपका लगा होता है फॉस्फेट। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड एक एक करके ऐड करती है, ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड एक एक करके ऐड करती है। जैसे अगला न्यूक्लियोटाइड ये ऐड कर दिया आपके डीएनए पोलिमरेज ने, एटीजीसी, ये डीऑक्सीराइबोस 2' पे ऑक्सीजन एब्सेंट, 5' पे फॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड ऐड तो कर देते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए भी तो होते हैं। कैसे जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे ऊपर वाली जो शुगर है इसका 3' पे OH होगा, और 5' का जो फॉस्फेट है इनके बीच में बॉन्ड बनाता जाता है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इस तरीके से आपका डीएनए सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होता है। अब डीडीएनटीपी में क्या है? डीडीएनटीपी में 3' पे भी ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब 3' पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, और फॉस्फोडाइस्टर बनाने के लिए 3' पर OH का होना जरूरी है। अब 3' पर OH है नहीं, ऑक्सीजन एब्सेंट है डीडीएनटीपी में, तो डीएनए की सिंथेसिस क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है, चेन टर्मिनेट हो जाती है, आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 3' पर ऑक्सीजन एब्सेंट है डीडीएनटीपी में। क्लियर है? तो जहां डीडीएनटीपी आ जाएगा वहीं पे डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये आपने सेंगर सीक्वेंसिंग में आई होप एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने। तो क्वेश्चन देखिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेट इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर इन एन इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस रिएक्शन डाईडीऑक्सी-सीटीपी। क्या लिया इन्होंने? डाईडीऑक्सी-सीटीपी। डाईडीऑक्सी-सीटीपी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सी यानी साइटोसिन के बारे में बात की गई है। तो ये क्या हो गया आपका? DDNTP। नाइट्रोजनस बेस क्या है यहाँ? साइटोसिन। नाइट्रोजनस बेस क्या है? साइटोसिन। ये N यानी नाइट्रोजनस बेस आपका C भी हो सकता है, A भी, T भी, G भी, है ना। साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, कुछ भी हो सकता है। दूसरा इन्होंने क्या लिया है? दूसरा इन्होंने लिया है डाईडीऑक्सी CMP। अब यहाँ पर देखो, जो डाईडीऑक्सी लिया है इन्होंने CTP, जिसको हम DDNTP बोल रहे हैं, ये तो चेन को टर्मिनेट कर देगा। DDNTP चेन को टर्मिनेट कर देगा, यानी डीएनए सिंथेसिस को रोक देगा। ये तो चेन टर्मिनेट, डीएनए सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी अगर ये ऐड हो गया तो। और ये आपका है DDCMP यानी NMP। तो DDNMP के बारे में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना। ये तो पार्टिसिपेट करेगा चेन में, ये तो क्या करेगा? ये तो पार्टिसिपेट करेगा चेन में। ठीक है, ये सॉरी, ये रिएक्शन में, ये यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, ये देखो, वर इंडिविजुअली एडेड इन एक्सेस इन सेपरेट रिएक्शन ट्यूब। तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। इन्होंने जो रिएक्शन ट्यूब में डाला है रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। लेकिन DDNTP रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और क्या कर देगा? चेन टर्मिनेट कर देगा। फिर बाकी की सारी कंडीशन नॉर्मल दिए इन्होंने, तो पूछा है कि डीएनए सिंथेसिस कैसे होगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो इस तरीके का सर्कल है, इन्होंने ये DDNTP यानी DDCTP के लिए बोला है इन्होंने, और राउंड सर्कल ये DD जो ऐसे वाला जो ये इन्होंने बनाया है, ये इन्होंने बनाया है DDCMP के लिए, और सर्कल जो बनाया है ये बनाया है DDCTP के लिए। तो DDCTP में तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी, तो ये देखिए चेन क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। जबकि DDCMP जो है यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस हो रही है, तो ये ग्राफ करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में देखिए, दोनों में डीएनए सिंथेसिस हो रही है, नहीं। दोनों में रुक जा रही है, नहीं। यहाँ पर देखिए सर्कल, ये गोला गोला किसके लिए? गोला गोला तो DDNTP के लिए है। तो DDNTP में तो चेन टर्मिनेट हो जाती है ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए एप्लीकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मेसल्सन एंड स्टोल इन देयर क्लासिक एक्सपेरिमेंट विद बैक्टीरिया। दे ग्रो बैक्टीरिया इन N15 कंटेनिंग मीडियम। उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को N15 कंटेनिंग मीडियम में ग्रो किया। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पे वॉश्ड एंड देन इंक्यूबेट इन फ्रेश मीडियम विद N14। फिर N14 मीडियम में इन्होंने क्या किया? N14 मीडियम में 3 जनरेशन के लिए इन्होंने ग्रो किया। तो पहले हमने N14 लिया, तो ये एक तो N15 आ जाएगा, दूसरा जो आएगा वो आपका N14 आएगा। फिर दोबारा, क्योंकि 3 जनरेशन तक N14 में ग्रो करना है, दोबारा N14 में ग्रो किया, तो ये पहले वाला तो N15 का आया, बाकी जितने आएंगे रेप्लिकेट करके 2 बनाएगा, ये भी रेप्लिकेट करके 2 बनाएगा, एक तो ये खुद ही चला जाएगा, एक नया बनेगा, तो बाकी के जो नए बनेंगे वो N14 बनेंगे। फिर आपने ग्रो किया तो सारे ही N14 बन रहे हैं। तो N14 क्या है? N14 लाइट है, हल्का है, एज कम्पेयर टू N15। तो हल्की चीज जब आप देखते हो तो ऊपर की तरफ बहती है ना पानी में, तो आपका जो लाइट स्ट्रैंड है N14 है, ये ऊपर की तरफ रहेगा, और हैवी स्ट्रैंड जो है ये नीचे की तरफ रहेगा N15। ठीक है,
दो बैंड मिलेंगे। तो ये हैवी स्ट्रैंड है ये, क्योंकि हैवी स्ट्रैंड बहुत कम मिल रहा है, लाइट स्ट्रैंड आपका ज्यादा मिलेगा। देखो N14 ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा है वो आपका लाइट स्ट्रैंड है, तो लाइट स्ट्रैंड तो हमेशा ऊपर आएगा, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइट स्ट्रैंड ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा, थर्ड वाले में ज्यादा दिखा रखा है लाइट स्ट्रैंड, और ऊपर ही होगा लाइट स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा रिएक्शन है, लास्ट का ये लाइन पढ़ो, हाइब्रिड डीएनए बना है। हाइब्रिड डीएनए का मतलब देखिए, द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइब्रिड डीएनए बैंड दैट इज इक्विवेलेंट बिटवीन N15 N14 डीएनए बैंड इंडिकेट क्या करता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर डीएनए। यही क्वेश्चन यहाँ पर क्लियरली आपको समझ नहीं आएगा, देखो यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। ठीक है, देखो सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 824 न्यूक्लियोटाइड। कैसा है डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड और सर्कुलर, बना दिया सर्कुलर। दूसरा है सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्लोज्ड है, सर्कुलर डीएनए है, जो क्या कंटेन करके रख रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ 824 न्यूक्लियोटाइड हैविंग फ्री 3' OH। किसके साथ पेयर है, ऐसे डीएनए के साथ में जिसके पास 3' OH जो है फ्री है, इसने क्या कर रखा है, पेयरिंग कर रखा है। चलो ये कंडीशन बना दी। तीसरा बोल रहा है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग फ्री 3' OH एट बोथ एंड। तीसरा बोल रहे हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लीनियर है, और 3' OH जो है दोनों एंड पे फ्री फॉर्म में है। चौथा बोल रहे हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग 824 न्यूक्लियोटाइड, कि डबल स्टैंडर्ड क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए है। कैसा है, क्लोज्ड है लेकिन डबल स्टैंडर्ड है। पूछ रहे हैं कि कहां पर डीएनए सिंथेसिस होगी, तो पहले वाले में क्या डीएनए सिंथेसिस होगी, डीएनए सिंथेसिस के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड है, टेम्पलेट होना चाहिए, इसके अलावा 3' OH होना चाहिए फ्री फॉर्म में, फ्री 3' OH होना चाहिए, तो आपका डीएनए सिंथेसाइज होगा। डीएनए पॉलीमरेज को दो चीजें चाहिए, तो यहाँ पर ना तो 3' OH आपको दिख रहा है तो नहीं हो पाएगा। दूसरे में देखिए सिंगल स्टैंडर्ड, दूसरे में ये कंडीशन है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेम्पलेट तो देखो ये रहा ATGCAGAG, तो सर्कुलर है ये, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ पर होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3' OH भी फ्री है, तो यहाँ पर डीएनए पोल बैठेगी और इस न्यूक्लियोटाइड इनको रीड करते हुए यहाँ पर डीएनए बना देगी। तो यहाँ पर तो डीएनए की सिंथेसिस होगी, कहाँ पर, सेकंड वाले में डीएनए की सिंथेसिस जो है होगी। थर्ड वाले में देखिए 3' OH तो फ्री है, टेम्पलेट कहाँ है, रीड किसको करेगी, डीएनए पोल, नहीं होगी। फोर्थ वाले में सर्कुलर, कहाँ है 3' OH, कहाँ है टेम्पलेट, नहीं होगी। तो केवल आपका क्यू वाला ऐसा जहाँ डीएनए की सिंथेसिस होगी, तो इसमें आर वाले में दिखा रखा नहीं होगी, आर वाले में दिखा रखा नहीं होगी, केवल क्यू वाले में होगी, बाकी किसी में नहीं होगी, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर केवल ये पूछे, यहाँ पर केवल ऑप्शन पढ़ो। देखो मैं पहला बोला गया कि डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डीएनटीपी और आरएनटीपी। अभी तो मैंने बताया आपको कि डीएनए पॉलीमरेज आराम से डीएनटीपी और आरएनटीपी को डिस्क्रिमिनेट या डिफरेंशिएट कर लेती है, क्योंकि डीएनटीपी की 2' पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, आरएनटीपी की 2' पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। दूसरा देखिए डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डीएनटीपी एंड आरएनटीपी। डीएनए पॉलीमरेज आराम से डिस्क्रिमिनेट कर लेती है कि ये डीएनटीपी ये आरएनटीपी है, क्योंकि डीएनटीपी के 2' पर ऑक्सीजन एब्सेंट है और राइबोज के आरएनटीपी के 2' पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। डीएनए पॉलीमरेज जो है इफिशिएंटली डिस्क्रिमिनेट कर लेगी आरएनटीपी और डीएनटीपी के, क्योंकि ये बिकॉज इट्स न्यूक्लियोटाइड पॉकेट, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 2' OH को पकड़ नहीं सकती है ना। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, वो केवल डीऑक्सीराइबोज को ही ले सकती है जिसके 2' पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। 2' पे जो OH प्रेजेंट है इसको तो डीएनए पॉलीमरेज एकोमोडेट ही नहीं कर सकती, तो आराम से वो पहचान सकती है। 2' OH को देख के अगर प्रेजेंट है तो छोड़ देगी कि मैं तुझे नहीं ले सकती, अगर 2' पे ऑक्सीजन एब्सेंट है तो आराम से उसको उठाएगी और क्या करेगी, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगी, और इस तरीके से डीएनए सिंथेसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये प्रोकैरियोट्स का डीएनए रेप्लिकेशन डिटेल में एक्सप्लेन है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हेलिकेज अनवाइंड द पेरेंटल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस तरीके से मान लो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर आएगा। हेलिकेज एंजाइम जैसे ये क्या होते हैं, ये आपके जुड़े होते हैं ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो यहाँ पर आपका हेलिकेज एंजाइम यहाँ आता है, और हेलिकेज एंजाइम आके क्या करता है, एक एक करके इनको तोड़ता है, ठीक है, अनवाइंड करता है डीएनए को, इस तरीके से खोलता जाएगा, ठीक है, ताकि डीएनए पॉलीमरेज आके और आगे न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हेलिकेज यहाँ काम करता है। दूसरा देखिए यहाँ पर मोलिक्यूल ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, जो यहाँ पर जैसे हेलिकेज ओपन करता जाता है तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ बाइंड कर जाते हैं ताकि वापस से जुड़ ना जाए ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड जो है उसकी सिंथेसिस होती है 5' to 3' डायरेक्शन, डीएनए पॉलीमरेज 3 करते हैं लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस, और लैगिंग स्ट्रैंड की भी सिंथेसिस होती है जिसको आप ओगा जाके फ्रेगमेंट बोलते हो।
इसके बाद में यहाँ पर देखिए प्राइमेज, सबसे पहले प्राइमेज एंजाइम आती है और क्या करती है, आरएनए प्राइमर को ऐड करती है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट में तो बहुत सारे आरएनए जो फ्रीक्वेंटली प्राइमर ऐड होते हैं वहां पर, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट में तो, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, देख सकते हैं ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है यहाँ पर, ये लैगिंग स्ट्रैंड जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, यहाँ पर तो बहुत सारे प्राइमर ऐड होते हैं। तो ये जो यहाँ पर इस तरीके से छोटा छोटा डीएनए डिसकंटिन्यूअस डीएनए ऐड होगा, इसको डीएनए लाइगेज एंजाइम आके ऐड करेगी। कैसे ऐड करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम, सबसे पहले एटीपी या फिर एनएडी को यूज करेगी और इनसे क्या करेगी, एएमपी मोनोफॉस्फेट लेगी और फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ऐड करेगी। ये स्टेप्स पूछे जा चुके हैं, कैसे पहले एनएडी पे काम करेगी, फिर एएमपी, फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करती है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करती है। होता है क्या ना, जब हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड करती है तो डीएनए जो होता है, डीएनए में इस तरीके से कोइलिंग हो जाती है, इस कोइलिंग को रिमूव करती है आपके टोपाइसमेरेज 1 सिंगल स्ट्रैंड पे, टोपाइसमेरेज 2 डबल स्ट्रैंड पे, ठीक है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों में ही। लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज 1 आती है जो कि स्टार्टिंग में जो प्राइमर आपने ऐड किया उसको रिमूव कर देती है, ठीक है। ये सिंपल से एक स्टोरी है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन फोर्क इज अ ब्रांच पॉइंट इन रेप्लिकेशन आई और बबल, बिल्कुल। आगे देखिए, आगे बोला गया है रेप्लिकेशन बबल कंटेन 2 रेप्लिकेशन फोर्क, हाँ 2 रेप्लिकेशन फोर्क होती है, इस तरीके से आपने रेप्लिकेशन बबल देखा होगा। तो एक यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एक यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। आगे देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन में कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड जो होता है उसको ओकाजाकी बोलते हैं, नहीं डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को ओकाजाकी बोला जाता है। सी स्टेटमेंट जैसे ही गलत होता है तो ये सारे स्टेटमेंट हट जाते हैं, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस को बोला जाता है। आगे वाली चीज देखिए, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम इस तरीके से यहाँ कट करती जा रही होगी, है ना, हेलिकेज एंजाइम यहाँ कट करती जा रही होगी, फिर यहाँ पर चौथा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। तो पहले हेलिकेज एंजाइम ने यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड कट किया होगा, तो पहला यहाँ पर प्राइमर ऐड हुआ, फिर यहाँ पर सिंथेसाइज प्राइमर ऐड हुआ, फिर यहाँ पर। तो इस तरीके से ये लोकेशन ध्यान रखिएगा कि पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और आगे आगे हेलिकेज एंजाइम कट करती जा रही है। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। देख ऐसा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा भी गया है कि ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट में पहले कौन सा सिंथेसाइज हुआ होगा, तो पहले ये वाला सिंथेसाइज हुआ होगा, देखो मैंने लिख भी रखा है, तो पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो यानी कि यहाँ पर सिंथेसाइज पहले ये वाला हुआ होगा, फिर ये वाला हुआ होगा, फिर लास्ट में ये वाला हुआ होगा, ठीक है। ये ऊपर वाला लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लैगिंग, जिसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हो आप। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है फर्स्ट जो है, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये क्या है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। तो फर्स्ट रिप्रेजेंट द लीडिंग स्ट्रैंड, बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ही रिप्रेजेंट करते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट को। करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है तो आपका ये वाला हट जाएगा, क्यू वाला। आगे देखिए, अमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ फोर्थ की जो फोर्थ है, ये वाला जो है फोर्थ वाला, इसकी सिंथेसिस पहले होगी, उसके बाद में थर्ड और सेकंड की होगी, ये भी करेक्ट है। तो आपका पी और क्यू स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, सीधे सीधे सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे देखिए, इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ स्टॉप हो जाता है, एक स्पेसिफिक ओराई पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे आके स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये बोला गया कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो एटी रिच रीजन से स्टार्ट होता है, जो कि 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग रिपीट होती है एटी रिच रीजन की। तो पूछा गया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूजुअली कहाँ से स्टार्ट होता है, एटी रिच रीजन से स्टार्ट होता है। कारण क्या होता है यहाँ पर एटी रिच रीजन का, कि यहाँ पर क्या होता है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हेलिकेज एंजाइम जो है, ये 2 बॉन्ड है, तो हेलिकेज एंजाइम क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करती है, तो 2 को तोड़ना उसके लिए ज्यादा आसान होता है, इसलिए वो एटी रिच सीक्वेंस से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाते हैं हेलिकेज एंजाइम। यहाँ पर ये चीजें देखिए, जो रिकॉग्निशन करती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए में कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, वो ओरिजिन, वो ओराई, उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, उसको बोला जाता है डीएनए ए प्रोटीन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में अननोन है। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, अनवाइंड कौन करता है, जो जुड़ा हुआ होता है डीएनए उसको अनवाइंड करता है हेलिकेज, जो उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेबलाइजेशन ऑफ अनवाइंड डीएनए टेम्पलेट, स्टेबलाइज कौन करता है, एक बार हेलिकेज एंजाइम ने आके क्या किया, हेलिकेज एंजाइम जैसे इस तरीके से आई, हेलिकेज एंजाइम जैसे आपका डीएनए है, हेलिकेज एंजाइम ने ओपन कर दिया इस डीएनए को, लेट सपोज यहाँ पर, तो दोबारा से आके जुड़ ना जाए, तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है अनवाइंडिंग को बचाते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर आपका प्राइमर ऐड किया जाता है, यहाँ पर प्राइमर ऐड किया जाता है। प्रोकैरियोट्स में प्राइमर ऐड करता है आपका प्राइमेज,
यूकैरियोट्स में प्राइमेज। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में फिर डीएनए की सिंथेसिस होती है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पोल थर्ड जो है वो सिंथेसिस करवाती है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होगा, एक लैगिंग स्ट्रैंड होगा। जबकि यूकैरियोट्स में कौन करवाता है, यूकैरियोट्स में डेल्टा और एप्सिलॉन करवाता है। और प्राइमर को कौन ऐड करता है यूकैरियोट्स में, डीएनए पोलिमरेज अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डीएनए पोलिमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन होता है। डीएनए पोलिमरेज डेल्टा जो होता है यूकैरियोट्स में, ये लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है, और एप्सिलॉन जो होता है ये लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है। आरएनए प्राइमर को रिमूव कौन करता है, आरएनए प्राइमर को प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 करती है आरएनए प्राइमर को रिमूव। इसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए विद डीएनए, इसके बाद ज्वाइनिंग होकर जाके कौन करती है, डीएनए लाइगेज करती है, जिसको कि एनएडी की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए लाइगेज करेगी यूकैरियोट्स में, जिसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। सुपर कोइलिंग जो होती है उसको रिमूव कौन करता है, डीएनए टोपोइसमेरेज 2 करता है, जिसको कि प्रोकैरियोट्स में गायरेज कहा जाता है और यूकैरियोट्स में टोपोइसमेरेज 2 कहा जाता है। अब यह पूछा गया कि कौन सा एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता आपका रेप्लिकेशन, तो डीएनए गायरेज को क्या कहा जाता है, टोपोइसमेरेज 2 कहा जाता है प्रोकैरियोट्स के केस में, ये तो इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी प्रोकैरियोट्स में इन्वॉल्व होता है। डीएनए लाइगेज दोनों में इन्वॉल्व होता है। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो होता है ये आपका बेस एक्सिजन रिपेयर में यूज होता है। कहाँ, बेस एक्सिजन रिपेयर मैकेनिज्म में यूज होता है, ये कह सकते हो आप। कौन, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इन द डायग्राम बिलो द डॉटेड लाइन यहाँ पर दी गई है, तो मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से बना दिया आपका, ये राइट है लेफ्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 5 प्राइम पे फोस्फेट है, ठीक है, यहाँ पर 3 प्राइम पे OH है, तो यहाँ पर टेम्पलेट भी मिल रहा है और 3 प्राइम OH भी मिल रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज बैठेगी और यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड बना देगी। ठीक है, इधर देखिए, इधर 3 प्राइम OH मिल रहा है, ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ बैठेगी, यहाँ पर भी लीडिंग स्ट्रैंड बना देगी। तो यहाँ लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ पर भी लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है। कौन सा स्ट्रैंड, लीडिंग, अपर में, अपर लेफ्ट, ठीक है, अपर लेफ्ट। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम है तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ तो काम नहीं कर पाएगी। यहाँ पर इसका 3 प्राइम होगा, ठीक है, तो ये 3 प्राइम से यहाँ पर यहाँ पर प्राइमर ऐड होगा और यहाँ से स्ट्रैंड बनेगा। फिर थोड़ा सा आपका हेलिकेज एंजाइम फिर यहाँ कट मारेगा, फिर यहाँ पे ऐड होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। तो अपर राइट और लोअर लेफ्ट में आपका लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी, वही क्वेश्चन में पूछी गई है। ये देखो, ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर। राइट साइड में जो डॉटेड लाइन है, इसमें लोअर जो स्ट्रैंड है, ये राइट साइड है, राइट स्ट्रैंड में जो लोअर है, यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है, तो करेक्ट है। इसके अलावा लाइगेज एंजाइम म्यूटेंट वुड अफेक्ट देयर एप्लीकेशन ऑफ लोअर स्ट्रैंड ऑफ लेफ्ट। जो लोअर स्ट्रैंड है, जो लेफ्ट है, लेफ्ट का जो लोअर स्ट्रैंड है, अगर लाइगेज एंजाइम नहीं हुई तो ये इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड को लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। आगे यहाँ पर बोला गया कि किस तरीके से आपका डीएनए लाइगेज काम करता है। तो सबसे पहले एएमपी इज लिंक टू 5 प्राइम फॉस्फोरिल एंड ऑफ द निक डीएनए। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन ऐड होता है, एएमपी को लिंक किया जाता है, सॉरी, सबसे पहले यहाँ पर ये देखो एटीपी और एनएडी, एटीपी और एनएडी काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिनाइल ग्रुप जो है एनएडी का, किसके केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में एटीपी। तो यहाँ पर जो एनएडी है इसको ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पर, जो लाइसिन आपका होता है, लाइसिन क्या होता है, एप्सिलॉन अमीनो एसिड कहा जाता है। तो ये लाइसिन जो होता है इसके ऊपर इसको ऐड किया जाएगा फोस्फोमाइड बॉन्ड बनाने के लिए। उसके बाद में एएमपी को लिंक किया जाता है 5 प्राइम एंड से। उसके बाद फाइनली 3 प्राइम 5 प्राइम यहाँ पर फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बनता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ हर एक का कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है। डीएनए पॉलीमरेज अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्राइमर ऐड होता है प्रोकैरियोट्स में, इस प्राइमर को हटाने का काम कौन करता है, प्राइमर रिमूवल का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। मेनली डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है प्रोकैरियोट्स में डीएनए सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ पर स्लाइडिंग क्लैंप के बारे में बताया गया, टोपाइस में सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन सबके बारे में बताया गया। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया। तो यहाँ पर पहला देखिए, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है मेन एंजाइम है एप्लीकेशन के लिए, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होते हैं मेन एंजाइम प्रोकैरियोट्स में। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 इज दो आइडेंटिफाइड ओरिजिनल बाय कोर्नबर्ग, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 को कहा जाता डीएनए पॉलीमरेज 1 दो आइडेंटिफाई ओरिजिनल बाय कोर्नबर्ग एज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्लीकेशन इज नॉट इंपोर्टेंट फॉर डीएनए एप्लीकेशन प्रोसेस। कि डीएनए पॉलीमरेज 1 को कोर्नबर्ग एंजाइम कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन ये बोले ये इंपॉर्टेंट नहीं है डीएनए एप्लीकेशन के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, यही तो प्राइमर को रिमूव कर रही है, इंपॉर्टेंट है, काम आती है डीएनए एप्लीकेशन में, प्राइमर रिमूवल में। डीएनए पॉलीमरेज 1 इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। बिल्कुल, डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, आरएनए प्राइमर को रिमूव करते, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कोपिंग एरर अकर ड्यूरिंग एप्लीकेशन आर करेक्टेड बाय द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है जनरली, जैसे ये 3' OH है, ठीक है, जैसे आपका टेम्पलेट है, टेम्पलेट का 5' एंड है, ये 3' एंड है, प्राइमेज एंजाइम आई, प्राइमेज एंजाइम ने क्या किया, सॉरी ये 3' एंड है और ये 5' एंड है टेम्पलेट का, तो आपके प्राइमेज एंजाइम आते हैं और यहाँ पर प्राइमर डाल देते हैं जिसका 3' OH फ्री होगा, ये 5' है। अब आपके डीएनए पॉलीमरेज को फ्री मिल गया 3' OH और टेम्पलेट भी मिल गया, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से काम करना स्टार्ट करती है। इसका 3' है, मान लो गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया तो 3' से वापस से घूम के देखेगा 5', तो गलत न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से हटाएगा और वापस फिर चलेगा, तो 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को बोला जाता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो ये ग्रोइंग एंड जो होता है 3' का, तो यहाँ पर देखिए एट द 5' एंड ऑफ ग्रोइंग चेन, नहीं, एट द 3' एंड ऑफ ग्रोइंग चेन यस, एंड रिमूव दैम बाय 5' टू 3', नहीं 3' टू 5', 3' एंड ऑफ ग्रोइंग चेन यस, एंड रिमूव बाय 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यस, सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प द डीएनए टू ओवरकम द टेंशन जनरेटेड बाय अनवाइंडिंग डीएनए रेप्लिकेशन, कि हेलिकेज एंजाइम ने जो अनवाइंड किया डीएनए को, उसके बाद जो वहाँ कोइलिंग हो जाती है उसको रिमूव कौन करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम रिमूव करती है। आगे देखिए विच एंजाइम विल डाइजेस्ट आरएनए डीएनए हाइब्रिड, डीएनए आरएनए हाइब्रिड H यानी हाइब्रिड, तो आरएनए इज H। नेक्स्ट देखिए द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ऐड करते हैं, अभी देखा हम लोगों ने ओकाजाकी फ्रेगमेंट में। देन देखिए यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज क्या करती है, डीएनए पॉलीमरेज कैन इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस, डिनोवो का मतलब होता है बाय सेल्फ, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस डिनोवो, बिल्कुल डिनोवो में डीएनए सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते डीएनए पॉलीमरेज। सिंथेसाइज डीएनए इन 3' टू 5' डायरेक्शन, नहीं, डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज हमेशा ही सिंथेसिस करेंगे 5' टू 3' डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनवाइंड डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज अनवाइंड थोड़ी ना करती है, हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिटिकल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन, जीनोम रेप्लिकेशन के लिए अगर आपको रेप्लिकेशन करना है तो पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज, टोपोइस में सारे एंजाइम काम करते हैं, तो सारे ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, 50% पेरेंट से आता है, 50% नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है। बैक्टीरिया में सेमी डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड बनता है ना, चेन ग्रोथ 5' टू 3' होती है, यूनिडायरेक्शनल फीचर नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया हो चाहे यूकैरियोट्स हो, जो डीएनए एप्लीकेशन होता है वो बायडायरेक्शनल होता है, ठीक है, नोट करेक्ट पूछा है। आगे यहाँ पूछा गया है कि अगर आप लोगों ने रेडियो एक्टिव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया है फिर एप्लीकेशन करवाया है तो कितना रेडियो एक्टिविटी मिलेगा, तो 50% मिलेगा क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा करेक्ट नहीं है यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन में, तो ये बोला गया है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट तो इन्वॉल्व होते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड तो चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो दोनों में होंगे। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड क्यों होता है, एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की वजह से। प्राइमर क्या करता है, प्राइमर जो है मेनली कहाँ पाया जाता है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ओकाजाकी फ्रेगमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर विच टाइप ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर ब्रेक इन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड टू गेट स्टार्टेड, दैट इज रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन, जो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन होता है इसमें एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। देन यहाँ पर है इन विट्रो कैरेक्टराइजेशन ऑफ इकोलाई डीएनए पॉलीमरेज शो अ एरर पर बेस पेयर, हाउएवर इन विवो द ऑब्जर्व म्यूटेशन रेट पर बेस पेयर सच डिस्क्रिपेंसी इज बिकॉज, किस लिए होती है, क्योंकि एरर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बेस, क्योंकि मैकेनिज्म होता है रिमूव करने का। देन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है द रेप्लिकेशन ऑफ बोथ H एंड L स्ट्रैंड इज यूनिडायरेक्शनल, जो रेप्लिकेशन होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेप्लिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, देखो एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं इनमें जो रेप्लिकेशन होता है वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है, जबकि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। जब आप माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हो तो होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में उल्टा रहता है सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है।
बाई डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि इसके है ना हैवी स्ट्रैंड हो या लाइट स्ट्रैंड हो, ये हैवी स्ट्रैंड प्रमोटर है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा होता है, लाइट स्ट्रैंड प्रमोटर है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में ही प्रमोटर है, तो क्या करवाएगा? ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ पर देखो, ये देखो हैवी स्ट्रैंड, ये यहाँ पर देखिए ये हैवी स्ट्रैंड है और इसका प्रमोटर HSP का मतलब है हैवी स्ट्रैंड प्रमोटर, ये प्रमोटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ये लाइट स्ट्रैंड प्रमोटर, प्रमोटर क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन के काम आएगा, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बाई डायरेक्शनल ट्रांसक्रिप्शन होता है और रेप्लिकेशन जो है वो आपका, रेप्लिकेशन आप देख सकते हो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, रेप्लिकेशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में देखो जनरली हमारे में तो 2 ही स्ट्रैंड बनते हैं, इसमें देखिए 3 स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, फिर ये एक स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड ये बन रहा है डी लूप, तो ट्रिपल स्ट्रैंड बन रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए, रेप्लिकेशन जो है यूनिडायरेक्शनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, करेक्ट है, ये देख भी सकते हो आप, यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। मेजोरिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन इनकोड फॉर प्रोटीन प्रोडक्ट, ठीक है। दो द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट, जीन नेवर शो एनी सीक्वेंस ओवरलैप। आगे देखिए डी लूप फॉर्म होता है, देख सकते हो डी लूप, ये डी लूप है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है डी लूप, क्योंकि डी शेप का होता है इसलिए इसको बोलते हैं डी लूप। डी लूप जो है वो फॉर्म होता है और एग्जिबिट करता है ट्रिपल स्ट्रैंड, बिल्कुल 3 स्ट्रैंड बन गए, है ना। इसके बाद देखिए ट्रांसक्रिप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में बाई डायरेक्शनली होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन प्रोमोटर रीजन इन डी लूप रीजन एंड कंटिन्यू राउंड द सर्कल। बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि देखो एक यहाँ पर हैवी स्ट्रैंड में यहाँ पर प्रमोटर लगा हुआ था इस डायरेक्शन में, लाइट स्ट्रैंड में यहाँ पर लगा हुआ प्रमोटर इस डायरेक्शन में, तो बाई डायरेक्शनल ट्रांसक्रिप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन हेलिकेज लोडिंग अकर एट ऑल रेप्लिकेटर ड्यूरिंग, तो जितना भी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है रेप्लिकेशन के लिए, जितनी चीजें चाहिए होती हैं G1 फेज में लोड हो जाते हैं, उसके बाद S फेज में आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम फ्रॉम द ओरिजिन इज इनिशिएटेड मल्टीपल टाइम इन साइकिल। यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई होते हैं, यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई होता है, इधर 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 ऐसे, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन मल्टीपल होंगे, लेकिन एक ओरिजिन से वंस अ टाइम एक ही बार एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, एक ओरिजिन से मल्टीपल टाइम तो नहीं स्टार्ट हो सकता एप्लीकेशन, इसलिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये बोले मल्टीपल टाइम होगा। आगे देखिए इम्प्रॉपर री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इन यू बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज प्रिवेंटेड बाय हेमीमिथाइलेशन। रेप्लिकेशन जैसे एक बार एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बार मान लो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, तो रेप्लिकेशन अब पूरा नहीं हुआ है, दोबारा रेप्लिकेशन स्टार्ट ना हो जाए, तो ये हेमीमिथाइलेशन काम करता है, सिक्वे प्रोटीन रिकॉग्नाइज करता है, तो ये काम करेगा, ये करेक्ट है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द मेजर एप्लीकेशन पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीनोवो सिंथेसिस। मैंने अभी करवाया कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीनोवो सिंथेसिस नहीं करवा सकती, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रोलिंग सर्कल मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रोड्यूस मल्टीपल यूनिट ऑफ ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट करेक्ट है बीओडी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो ए वाला तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका होता क्या है ना यूकैरियोट्स में, जैसे आपका ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, हेलिकेज ने ओपन कर दिया डीएनए को, मैं एक ही यहाँ पर वो बना रही हूँ आप लोग के लिए, इस तरीके से होता है ना रेप्लिकेशन फोक, और बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बाई डायरेक्शनल। इधर मान लो आपके हेलिकेज एंजाइम कट करते जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम यहाँ पर सुपर कोइलिंग को रिमूव कर रही है, ठीक है। तो आपके यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में यहाँ सबसे पहले प्राइमर ऐड होता है, कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, क्या ऐड कर दिया? प्राइमर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो प्राइमर को रिमूव करती है, प्राइमेज ऐड करती है, ठीक है। प्राइमेज जो है वो ऐड करेगी प्रोकैरियोट्स में डीएनए को, रिमूव करेगी डीएनए पॉलीमरेज 1। यहाँ पर जो प्राइमर ऐड करती है वो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करती है। उसके बाद में फिर क्या होता है, उसके बाद में फिर यहाँ पर मान लो लीडिंग स्ट्रैंड बनना है, तो लीडिंग स्ट्रैंड बनने के बाद ये पॉलीमरेज जो है डीएनए पॉलीमरेज ये स्विच हो जाएगी, और स्विच होकर एक नई आ जाएगी जिसको बोलते हैं डीएनए पोल डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा आ रहा है, ठीक है, डेल्टा। लीडिंग में भी डी आता है, लैगिंग में डी नहीं आता ना, लीडिंग में डी आता है, तो डेल्टा लीडिंग नहीं बनाएगी, बोल रही मेरे पास खुद डी लिखा हुआ है, मैं तुझे तो नहीं बनाऊंगी, मैं लैगिंग वाला बनाऊंगी। तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो लैगिंग बनाती है। और यहाँ पर अगर लीडिंग स्ट्रैंड बनना होता, लीडिंग अगर बनना होता, यहाँ कौन सी आती? यहाँ पर आती एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के बाद में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमर ऐड कर देगी, उसके बाद में
पोलिमरेज स्विच होती है। लीडिंग बनना है तो लीडिंग बनने के लिए एप्सिलॉन आएगी, लैगिंग बनना है तो डेल्टा आ जाएगी, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड को डीएनए पॉलीमरेज अल्फा सिंथेसाइज करती है, नहीं। लैगिंग स्ट्रैंड को कौन करेगी, लैग, डेल्टा, डेल्टा, और लीडिंग को कौन करेगी, एप्सिलॉन, ठीक है। एंटायर लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज्ड बाय एप्सिलॉन एंड डेल्टा, कि जितना भी एंटायर लीडिंग स्ट्रैंड है, एंड ये तो चलो ठीक है एप्सिलॉन डेल्टा करती है। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन जो प्राइमर इंडिपेंडेंट है, लेकिन मैंने तो बताया कि प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ऐड करती है, इनकरेक्ट। ओनली लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस नीड प्राइमर, नहीं, दोनों को चाहिए होता है, लीडिंग को भी लैगिंग को भी। प्राइमर फॉर बोथ द स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बिल्कुल डीएनए पॉलीमरेज अल्फा दोनों के स्ट्रैंड के लिए ही प्राइमर बनाती है। उसके बाद में पॉलीमरेज स्विच होती है, डिपेंड करता है अगर लीडिंग है तो एप्सिलॉन, लीडिंग है तो एप्सिलॉन, और लैगिंग है तो सॉरी लैगिंग है तो डेल्टा, फोर्थ करेक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब G1 फेज में कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स बनते वक्त एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले लोड पॉलीमरेज एप्सिलॉन हो जाती है, उसके बाद में फिर डेल्टा और अल्फा आती है। पहले कौन सी लोड होती है, एप्सिलॉन, उसके बाद में फिर पॉलीमरेज और डेल्टा आती है। बेशक फंक्शन पहले डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करेगी, लेकिन जब इनिशिएशन G1 फेज में जब कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है तब यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो ऐड होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट द रिमूवल ऑफ सुपर कोलिंग। सुपर कोलिंग को कौन रिमूव करता है, टोपाइमरेज करती है रिमूव, जिसको कि प्रोकैरियोट्स में गायरेज कहा जाता है सेकंड को। सो एक्यूमुलेशन सुपर कोलिंग इज द रिजल्ट ऑफ डीएनए हेलिकेज, बिल्कुल डीएनए हेलिकेज की वजह से सुपर कोलिंग बनती है। प्रॉब्लम ऑफ डीएनए सुपर कोलिंग इज वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर क्रोमोसोम, नहीं, चाहे सर्कुलर हो चाहे लीनियर हो दोनों में ही होती है सुपर कोलिंग, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम दोनों में काम करती है। सुपर कोलिंग ऑफ जैसे बी गलत हो जाता है आपके सारे स्टेटमेंट हट जाते हैं, केवल थर्ड वाला रह जाता है। आगे देखिए सुपर कोलिंग ऑफ डीएनए इज रिमूव्ड बाय टोपोआइसोमरेज बाय ब्रेकिंग ईदर वन स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड, बिल्कुल टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो होती है वो सुपर कोलिंग को रिमूव करेगी, सिंगल स्ट्रैंड को टोपोआइसोमरेज 1, डबल स्ट्रैंड को टोपोआइसोमरेज 2। बोथ टोपोआइसोमरेज 1 एंड 2 कैन रिमूव पॉजिटिव सुपर कोलिंग, बिल्कुल सुपर कोलिंग है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, सुपर कोलिंग नहीं है इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव सुपर कोलिंग को क्या कर देते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट है सुपर कोलिंग, तो सुपर कोलिंग को कौन रिमूव कर देता है, टोपोआइसोमरेज, करेक्ट है। Next, देखिए topoisomerase play an important role during the replication. A large number of the anti-cancer drug have been developed that inhibit the activity of these enzymes. Which of the following statement is not true? तो यहाँ पर देखिए ड्रग जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, ड्रग टोपाइसोमरेज जो है नॉर्मल सेल के कैंसर सेल के डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, इसलिए वो दोनों को ही टारगेट करती है। सो ड्रग विच स्पेसिफिकली टारगेट टोपाइसोमरेज यूजुअली डू नॉट अफेक्ट द नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल। नोट करेक्ट पूछा है तो नोट करेक्ट है तो फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी ड्रग होती है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि नॉर्मल की है या कैंसरस सेल की टोपाइसोमरेज है। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया यहाँ पर। पहला बोला गया डीएनए रेप्लिकेशन व्हेन एडजेसेंट बाइडायरेक्शनल फोक कन्वर्ज द लैगिंग स्ट्रैंड विल मीट द लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ द प्रोकैरियोट टेम्पलेट स्ट्रैंड, बिल्कुल होता है जब आपका रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर लीडिंग और लैगिंग दोनों मीट होते हैं एट लास्ट, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है न्यूक्लियोटाइड एट 3' OH एंड ऑफ द प्राइमस ट्रिगर 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अभी हमने देखा था 3' जो ग्रोइंग एंड है उसके बाद 3' to 5' जाता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म होती है अगर गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है तो। In replication bubble moving bidirectionally, the same parental DNA strand can not serve as same parental DNA lagging leading के जैसा सर्व नहीं कर सकता। आप देख सकते हो ये ऊपर वाला एक ही टेम्पलेट तो है, ये टेम्पलेट बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन चलता है तो ये लीडिंग और लैगिंग दोनों के लिए तो सर्व कर रहा है, तो कैन नॉट है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन प्राइमिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, प्राइमिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस यूकैरियोट्स में प्राइमर को कौन ऐड करता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ऐड करता है, रिमूव कौन करता है, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस रिमूव करती है। प्रोकैरियोट्स में बात करें तो प्रोकैरियोट्स में प्राइमेज प्राइमर को ऐड करती है और डीएनए पोल 1 आके इस प्राइमर को हटा देती है, ठीक है, और यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ऐड करती है, हटाता फ्लैप एंडोन्यूक्लियस है। नेक्स्ट देखिए इन ऑल ऑर्गेनिज्म इट इज क्रिटिकल दैट रेप्लिकेशन इनिशिएशन कैन बी टाइटली कंट्रोल टू इंश्योर दैट क्रोमोसोम नंबर सेल नंबर रिमेन अप्रोप्रिएटली बैलेंस्ड, मतलब एक बार रेप्लिकेशन हो चुका है स्टार्ट, दोबारा रेप्लिकेशन स्टार्ट ना हो जाए तो पूरा कंट्रोल किया जाता है। कौन करता है, अभी मैंने बताया था हेमीमिथाइलेशन सिक्यूए प्रोटीन जो होता है वो रिकॉग्नाइज करके रखता है। सो हेमीमिथाइलेशन बाय अ प्रोटीन कॉल्ड सिक्यूए प्रोटीन जो होता है वो काम करता है, ये स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है।
नोट ट्रू पूछा गया है, लेकिन ये फर्स्ट वाला तो ट्रू है आपका, पी वाला ट्रू है, तो आपके दो स्टेटमेंट हट जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए ए प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। ये यहाँ पर ही पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, जिनको पढ़ना है ये पूरा आप इसको देख सकते हो। तो ये देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए प्रोटीन इज रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। बिल्कुल रेप्लिकेशन के लिए डीएनए ए प्रोटीन मैंने आपको दिखाया था कि एक टेबल मैंने दिखाई थी जहां लिखा हुआ था कि जो ओराई है प्रोकैरियोट्स में डीएनए ए है, तो डीएनए ए रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो क्यू भी सही है, क्यू सही है तो ये भी कटा, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा, तो आपका सी स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया कि स्टेटमेंट बताओ। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया 3 प्राइम पे OH और टेम्पलेट, ये दो कंडीशन चाहिए होते हैं डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए। अब देखो यहाँ 3 प्राइम पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। 3 प्राइम पे फॉस्फेट, क्या एप्लीकेशन होगा? नहीं होगा। नीचे वाला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर 3 प्राइम पर, यहाँ पर 5 प्राइम पर OH लगा हुआ है। 5 प्राइम पर हमेशा फॉस्फेट होता है, यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका 5 प्राइम पर फॉस्फेट है, 3 प्राइम पर OH है। क्यू वाले में देखिए 3 प्राइम पर OH तो है, यहां पर आपकी बैठ गई, लेकिन ऊपर इसको टेम्पलेट ही नहीं दिख रहा, बोल रही कहाँ ऐड करूं मैं डीएनए, ये भी गलत। अगले में देखिए अगले में यहाँ पर 3 प्राइम पर OH है, इस डायरेक्शन में देखिए 3 प्राइम पर OH है, टेम्पलेट तो नहीं दिख रहा, इसको ऊपर किसको रीड करेगी? टेम्पलेट तो छोटा है, यहाँ पर रीड ही नहीं कर पा रही किसी को, यहाँ पर भी डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। तो PQRS चारों में से कहीं भी डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। पहला बोल रहे हैं P विल बी एक्सटेंडेड बाय पॉलीमरेज 3, नहीं। नीदर Q और R विल बी एक्सटेंड, बिल्कुल ना तो Q में ना R में ना P में कहीं पर भी डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। आगे देखिए, इन इकोलाई टेक 40 मिनट टू डुप्लीकेट द जीनोम। इकोलाई में आपको पता है कि बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, तो बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है तो 40 मिनट्स लग रही है बाय डायरेक्शनल में। आगे बोला गया है यहाँ पर, इफ इकोलाई वर टू यूज द यूनिडायरेक्शनल, अगर यूनिडायरेक्शनल हो तो डबल लगेगा इसका टाइम, यानी 80 मिनट लगेगा, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सम एरर अकर ड्यूरिंग द डीएनए एप्लीकेशन। Some error occur during the DNA replication that are not corrected by the proofreading activity of DNA polymerase. These are correct by स्पेशलाइज्ड रिपेयर पाथवे। तो यहाँ पर जब कुछ एरर होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेक्ट नहीं कर पाती, तो कुछ और रिपेयर मैकेनिज्म पाथवे काम करते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है, डिफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इम्पेयर दिस प्रोसेस, कौन सा एंजाइम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, impaired repair mechanism mentioned in question is mismatch repair mechanism and protein involved in the mechanism are DNA polymerase third, DNA ligase, MutS, MutL, ये सारे यहाँ पर काम करेंगे। क्या बोला गया है? some error occur during the DNA replication that are not correctly proofreading activity, मतलब एक ही जगह मान लो कि फॉर एग्जाम्पल G ऐड हो गया, तो G होना नहीं चाहिए था, डीएनए पॉलीमरेज इसको हटा नहीं पाई, इस मिसमैच को हटा नहीं पाई, तो कौन से एंजाइम यहाँ काम करेंगे? तो जो एंजाइम यहाँ पर काम करेंगे आपके कौन कौन से होंगे? आपके मिसमैच में जो काम करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करती है, डीएनए लाइगेज कहाँ पर? मिसमैच में, मिसमैच को हटाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करती है, लाइगेज करती है, म्यूटेस म्यूटेल करती है। ये बोले कि डीएनए पॉलीमरेज हटा नहीं पाई, तो फिर आप कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व करेंगे? मैकेनिज्म हम मिसमैच रिपेयर का मैकेनिज्म इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए लाइगेज, म्यूटेस, म्यूटेल, म्यूट एस और म्यूट एल ये काम करेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और लाइगेज और म्यूट एस और म्यूट एल, तो पी और आर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ईच ओरिजिन ऑफ द एप्लीकेशन इज एक्टिवेटेड वंस। जैसे एक क्वेश्चन नहीं आता कि ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन में मल्टीपल टाइम हो सकता है, आप देख सकते हो क्वेश्चन खुद बोल रहा है ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन को एक्टिवेट केवल एक ही बार किया जा सकता है, एक टाइम पे एक ही बार। दिस इज अचीव्ड बिकॉज प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स कैन ओनली फॉर्म इन जीवन। मैंने कहा था रेप्लिकेशन से पहले जो कॉम्प्लेक्स होता है जीवन फॉर्म में बन जाता है, और उसके बाद में स्टार्ट जो है वो एस फेज में होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला गया रेप्लिकेशन फोक में ब्रांच पॉइंट आई और बबल, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ये वाला भी कर चुके हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम वाला भी, ये वाला भी कर चुके, ये वाला नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए, डैमेज बाईपास, डैमेज रिवर्सल, डैमेज रिमूवल, तो कौन सा एंजाइम क्या काम करता है? सो ये देखो, डैमेज बाईपास मतलब डैमेज हो गया है, यहाँ पर मान लो डैमेज हो गया, और कौन इसको बाईपास कर देता? देखता भी नहीं है, तो ये करता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 4। डीएनए पॉलीमरेज अगर काम कर रहा है तो बाईपास कर देगा, कहीं पर कुछ गड़बड़ है डीएनए में तो उसको बाईपास करके क्रॉस करके निकल लेगा, कौन? डीएनए पॉलीमरेज 4। तो डीएनए पॉलीमरेज 4 किसको? डैमेज बाईपास। डैमेज रिवर्सल इज डन बाय डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज। अगर डैमेज हो गया इसको रिवर्ट कौन कर देता है? उसको कर देता है डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज। इसके बाद डैमेज रिमूवल इज डन बाय डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। अगर डैमेज हो गया उसको रिमूव कौन कर देता है? आपका डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ठीक है,
तो इसमें फिर मैच कर लीजिएगा आप। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं कुछ ड्रग हैं इनको एक बार मैं बता देती हूँ। ये ट्रांसलेशन की है, उसके बाद फिर एप्लीकेशन के क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, अभी हम ट्रांसक्रिप्शन के करेंगे। उससे पहले कुछ ड्रग्स हैं जैसे एक्टिनोमाइसिन डी, माइसिन। ये क्या काम करती है? ये जो होती है ये इनहिबिट करती है ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट बाय ईदर ई कोलाई और यीस्ट डीएनए पॉलीमरेज। क्या करती है? ये इनहिबिट करती है किसको? ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है फ्रॉम अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट है, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, उसको इनहिबिट कौन करती है? एक्टिनोमाइसिन डी। ठीक है, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट को इनहिबिट कर दिया और ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाएगा। इसके अलावा क्लोरामफेनिकोल क्या करती है? क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल जो होती है आपकी, ये क्या करेगी? ये जो आपका डीएनए आरएनए होता है, आरएनए से आपका क्या बनता है? आरएनए से आपका बनता है प्रोटीन। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखते हो तो प्रोकैरियोट्स में जो 23S आरआरएनए होता है वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो आपकी क्लोरामफेनिकोल होती है इसी को इनहिबिट कर देती है। क्लोरामफेनिकोल क्या करेगी? इसी को इनहिबिट कर देगी, तो आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो नहीं बनेगा। तो क्लोरामफेनिकोल बाइंड करती है किससे? 23S आरआरएनए से, जिससे कि आपका पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करती है? पेप्टाइड बनने की कैपेबिलिटी को इनहिबिट कर देती है। क्लोरामफेनिकोल पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनने देती 23S आरआरएनए से बाइंड करके। क्लियर? एक्टिनोमाइसिन जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देती। फिर एक आता है यहाँ प्यूरोमाइसिन। प्यूरोमाइसिन क्या करती है? तो देखो, टीआरएनए एंड इट कैन बाइंड टू राइबोसोमल ए साइट एंड पार्टिसिपेट इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसलोकेटेड इनटू पी साइट डिसोशिएट फ्रॉम द राइबोसोम कॉल्ड प्री मैच्योरेशन टर्मिनेशन। क्या करवा देती है प्यूरोमाइसिन? जो आपकी प्यूरोमाइसिन होती है, ये आपका जो टीआरएनए है, इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर, आपको पता है कि जो आपका प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट में इनिशिएट कौन करवाता है? 4' मिथ्योनिन। और यूकैरियोट्स में कौन करवाता है ट्रांसलेशन को इनिशिएट? पहला जो लगा होता है वो आपका मिथ्योनिन होता है। तो प्यूरोमाइसिन जो आपका इनिशिएटर टीआरएनए है जिसके पास 4' मिथ्योनिन होता है, इसकी मिमिक्री कर लेती है, इसके जैसा ही दिखने लग जाती है और जाके पी साइड से बाइंड कर लेती है और इसको टर्मिनेट कर देती है। ठीक है, तो ये काम ये करती है। क्लियर? ये देख सकते हो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज कौन करता है? 23S आरआरएनए करता है। कहाँ पर? प्रोकैरियोट्स में। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग अपने ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए, ये पॉलीएडिनाइलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है ये। तो यहाँ पर देखिए, द 3' end of the most eukaryotic mRNA is defined by the addition of a poly-A tail, a processing reaction called polyadenylation। तो पोलीएडिनाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है? पोलीएडिनाइलेशन रिएक्शन में जो 3' एंड होता है mRNA का, यहाँ पर ए इसको ऐड किया जाता है। किससे लेके? ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होता है। कहाँ पर? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट
मैनर में होता है। कौन ऐड करता है इस ए को, इसको ऐड करती है आपकी पॉली ए पोलिमरेज। नाम ही देखो पॉली ए, जिसके पास बहुत सारे ए हैं। पॉली ए पोलिमरेज एंजाइम आके बहुत सारे जो ए हैं ये 3 प्राइम पे आके ऐड कर देगी। ठीक है, ये कहाँ से लेती है पॉली ए पोलिमरेज, कहाँ से ऐड करेगी, जो एटीपी होता है ट्राइफॉस्फेट, इस एटीपी से एएमपी लेती है और उसके बाद इनको ऐड करती है। ठीक है, सो पोलीपोलिमरेज इज अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। बिल्कुल पोलीपोलिमरेज जो होते हैं ये ए जो पोलीटेल है वो बनाती है और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में करती है। उसके बाद देखिए पोलीपोलिमरेज कैटलाइज द एडिशन ऑफ एएमपी फ्रॉम डीएटीपी टू द 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। कि जो आपके पोलीपोलिमरेज होते हैं क्या करती है, ये कैटलाइज करती है किसका एडिशन, कैटलाइज द एडिशन ऑफ एएमपी फ्रॉम डीएटीपी। डीएटीपी नहीं, केवल एटीपी, डीएटीपी से नहीं एटीपी से एएमपी लेती है, ये गलत है। पोलीपोलिमरेज इज आरएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट, नहीं पोलीपोलिमरेज जो है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। पोलीपोलिमरेज कैटलाइज द एडिशन ऑफ एडीपी, एडीपी का नहीं एएमपी का। पोलीपोलिमरेज कैटलाइज द एडिशन ऑफ एएमपी फ्रॉम एटीपी, ये करेक्ट है। पोलीपोलिमरेज कैटलाइज द एडिशन ऑफ एएमपी फ्रॉम डीएडीपी, इनकरेक्ट है। तो इसका फर्स्ट और फिफ्थ जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए सिग्मा सबयूनिट क्या काम करती है, जो आपकी जब आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर जो जैसे इस तरीके से जो आपका यहाँ पर इकोलाई जो आरएनए पोलिमरेज है, आरएनए पोलिमरेज जो है अकेली नहीं जा सकती, इसको हम लोग बोलते हैं कोर एंजाइम। ठीक है, तो कोर एंजाइम जो है ये जब सिग्मा सबयूनिट से बनती है तो ये होलो एंजाइम बनती है। और यहाँ मान लो प्रोमोटर लगा होता है, ये सिग्मा जो है, ये सिग्मा इस प्रोमोटर को रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, मेनली सिग्मा 70। तो सिग्मा 70 क्या करता है, सिग्मा 70 इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फॉलो अप ड्यूरिंग इलोंगेशन। सिग्मा 70 बिल्कुल क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवा देता है, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करवा देता है, यहाँ पे बैठ के ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवा देगा और फिर हट जाता है सिग्मा वहां से। इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ कोर एंजाइम टू द प्रमोटर, बिल्कुल कोर एंजाइम से बाइंड करता है और उसको कहाँ पर बाइंड करवा देता है, उसको बाइंड करवा देता है प्रमोटर से। बाइंड टू डीएनए इंडिपेंडेंट ऑफ कोर एंजाइम, अरे सिग्मा काम ही तो कोर एंजाइम को लेके जाने का करता है, जो कोर आरएनए पोलिमरेज एंजाइम है, गलत। कि इंडिपेंडेंट ऑफ कोर एंजाइम, यानी कोर एंजाइम इसको चाहिए नहीं है। इंश्योर द स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय इंटरेक्टिंग विद वन एंजाइम, बिल्कुल आरएनए पोलिमरेज से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन की स्पेसिफिसिटी इंश्योर करेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो आपका जैसे जनरली क्या होगा, जैसे कि आपका डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम काम करती है वो आरएनए पोलिमरेज एंजाइम काम करती है आपकी। और यहाँ पर केवल एक ही टेम्पलेट है जिसको ये रीड करेगी और इस टेम्पलेट को रीड करके फिर ये यहाँ पर आपका आरएनए बनाएगी। और यहाँ पर आरएनए पोलिमरेज कोई अलग से हेलिकेज एंजाइम यूज नहीं होती, आरएनए पोलिमरेज के पास बीटा एंड होता है, अल्फा बीटा ओमेगा सारे एंड होते हैं, तो बीटा एंड ये खुद कट करता है और खुद यहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस होती है। आरएनटीपीज को यहाँ पर ऐड किया जाता है। ठीक है, पहला जो ऐड होता है वो मोनो ऐड होता है। पहला कौन सा ऐड होता है, मोनो फॉर्म में, मोनोफॉस्फेट फॉर्म में ऐड होता है, और वो भी कौन सा होगा, एडेनिन। सॉरी पहले कौन सा था, ट्राइफॉस्फेट में ऐड होगा, कौन सा, एडेनिन। पहला कौन सा ऐड होगा, एडेनिन ऐड होगा ट्राई फॉर्म में। ठीक है, एडेनिन, एडेनिन पहला ऐड होगा, ये चीज ध्यान रखेगा। उसके बाद में फिर क्या होता है, उसके बाद में जब ये बन जाता है तो ये सीधा ही आपका जो है न्यूक्लियस से साइटोसोल में नहीं जा सकता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 5 प्राइम पर कैपिंग की जाती है। कैपिंग क्या किया जाता है, 7 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है। इसके अलावा 3 प्राइम पर ए ऐड किया जाता है, ताकि क्योंकि आपका जो आरएनए एंजाइम आके डिग्रेड कर सकता है ना इसको, तो इसलिए 5 प्राइम पे कैप लगाते हैं, 3 प्राइम पर हम लोग पोलीटेल लगाते हैं, उसके बाद इसको साइटोसोल में भेजते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स को यहाँ पर रिमूव किया जाता है स्प्लाइसोसोम मैकेनिज्म की हेल्प से। ठीक है, और जब आप हटाते हो तो एक लेरिएट स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर प्री मैच्योर एमआरएनए जो होता है, जब आप स्प्लाइसिंग कर दोगे और पोलीएडिनाइलेशन कर दोगे तो प्री मैच्योर तो रहेगा ही नहीं ना आपका, तो प्री मैच्योर तो आपका रहेगा ही नहीं, है ना। और आपने क्या किया, कैपिंग कर दिया, स्प्लाइसिंग। जब तक ये देखो ये जो दो हैं, ये कैपिंग का है, ये पोलीएडिनाइलेशन का, ये दोनों नहीं है तो इमैच्योर है आपका आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हीट शॉक प्रोटीन की जैसा कौन काम करता है यहाँ पर, इन बैक्टीरिया हीट शॉक रिस्पॉन्स इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय, तो सिग्मा 32। सिग्मा 70 क्या करता है, ये सिग्मा आपका रिकॉग्निशन, हाउसकीपिंग जीने जनरली रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा आपका। जो सिग्मा 70 होते हैं बोलता प्रमोटर यहाँ पर है, यहाँ चलो। सिग्मा 32 जो है हीट शॉक के जैसा काम करेगा, एस जो है स्टेशनरी में हेल्प करेगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर विद एन इंटेंशन
To identify the gene expressed in an organism specific stage of development, mRNA were isolated from the given organism. cDNA were synthesized, cloned in a suitable vector. A few cDNA show, यहाँ पर देखो, cDNA sequence may become unmatched AT rich when guide RNA mediate introduction of US involved endonuclease terminal U transferase RNA ligase in mRNA. जहां पर भी यू रिच का बात आ जाए ना, यू ट्रांसफेरेज, यू रिच, ठीक है, इनके बारे में बात आ जाए तो आपका गाइड आरएनए होगा. गाइड आरएनए मीडिएटेड इंट्रोडक्शन ऑफ यूएस इन्वॉल्विंग एंडोन्यूक्लियस टर्मिनल यू ट्रांसफेरेज एंड आरएनए लाइगेज. ठीक है, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताती हूँ. अगर आपका प्रोटोजोन आ गया या ट्रांसपोजोम आ गया या फिर ट्राइपेनोजोमा आ गया, तो वहां पर अगर आपसे ट्राइपेनोजोमा, तो जो स्प्लाइसिंग होगी ना, अगर ट्रांसप्लाइसिंग दिए तो उसी पर टिक लगाना. प्रोटोजोन्स में या ट्राइपेनोजोमा तो ट्रांसप्लाइसिंग. ठीक है, आगे देखिए. ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ चेन इलोंगेशन इन ट्रांसलेशन हाउ मेनी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस डज द राइबोसोम अंडरगो दैट आर कपल्ड टू जीटीपी हाइड्रोलिस. कितनी बार होता है ये? 2 बार होगा आपका. इन टाइप 2 स्प्लाइसिंग, टाइप 2 स्प्लाइसिंग में क्या होता है? टाइप 2 स्प्लाइसिंग में आपका जो 2' OH होता है, a free 2' OH of internal adenosine make a nucleophilic attack on 5' of the इंट्रो. होता क्या है, जैसे आपका यहाँ पर जो 2' है, 2' पर 2' जो है किस पे अटैक करेगा? ये 5' OH पे अटैक करेगा. ठीक है, सॉरी 5' फॉस्फेट पे, 5' पे फॉस्फेट होता है तो 5' फॉस्फेट पे ऐड करता है, और 2' पे क्या होगा? यहाँ पर एडेनिन होगा. एडेनोसिन जो होगा 5' फॉस्फेट पे ऐड करेगा, फिर 5' से 3' पे अटैक किया जाएगा. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इन ऑर्डर टू स्टडी द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H है, ये बहुत सारे रोल प्ले करता है आपके ट्रांसक्रिप्शन में. क्या रोल प्ले करेगा? डीएनए रिपेयर में काम करेगा, जिसको आप बोलते हैं मेनली ट्रांसक्रिप्शन कपल डीएनए रिपेयर. ठीक है, क्या बोलते हो? ट्रांसक्रिप्शन कपल डीएनए रिपेयर. ठीक है, तो इसमें काम करता है ये आपका. हेलिकेज एंजाइम जैसी प्रॉपर्टी भी रखेगा ये आपकी. तो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? डीएनए डैमेज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन. ट्रांसक्रिप्शन सेकंड H का कोई रोल नहीं है डीएनए रिपेयर में. क्यों नहीं है? ये कटा, ये कटा. इन मैमेलियन सिस्टम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिपेयर. बिल्कुल रिपेयर में. इसके अलावा हेलिकेज एक्टिविटी जैसा ये काम करता है. आगे देखिए. इन यूकैरियोटिक सेल अंडरगोइंग एमआरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग वाज इंक्यूबेटेड विद 32 पे फॉस्फेट लेबल्ड एटीपी with a label at beta position. Where do you think the radioactive isotope will appear in mature mRNA? तो होता क्या है आपका, जो जब कैपिंग होती है तो कैपिंग में क्या होता है? अल्फा बीटा तो वही रहते हैं, जो गामा फॉस्फेट होता है ना वो रिमूव होता है. गामा फॉस्फेट रिमूव होता है और ग्वानिन का जो अल्फा फॉस्फेट है वो आके ऐड होता है. तो अल्फा बीटा अल्फा, अल्फा पे फॉस्फेट, बीटा वाला फॉस्फेट, अल्फा फॉस्फेट, ये फॉस्फेट रहता है आपका. ठीक है, तो आपने अगर फॉस्फेट को लेबल किया है बीटा पोजीशन पे तो क्या होगा? So 32 phosphate will appear in mature mRNA under any circumstance because beta and gamma phosphate released during transcription. नहीं, केवल गामा रिलीज होता है, बीटा नहीं होता, गलत है. Phosphate group of the phosphodiester backbone of mRNA will be uniformly labeled as only alpha phosphate and released during the transcription. No, 32 phosphate will appear at the 5' end of mRNA if only it has adenine and the first nucleotide. बिल्कुल, adenine क्या होता है? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा. ये तो मैंने आपको बिल्कुल बात कही थी कि adenine जब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा. तो आगे देखिए कैपिंग के बारे में बताया गया है. तो कैपिंग क्या करती है? कैपिंग 5' एक्सोराइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करती है. बिल्कुल करेक्ट है कि कहीं डिग्रेड ना कर दे डीएनए को 5' से, तो इसलिए कैपिंग प्रोटेक्ट करती है. दूसरा बोला गया है ड्यूरिंग कैपिंग फॉस्फेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द 5' एंड ऑफ नेसेंट आरएनए, कि जब कैपिंग होती है तो कैपिंग के टाइम पर अल्फा फॉस्फेट जो है रिलीज किया जाता है फ्रॉम द 5' एंड ऑफ नेसेंट आरएनए. ड्यूरिंग कैपिंग अल्फा फॉस्फेट नहीं, गामा फॉस्फेट रिमूव किया जाता है. गलत है ये. फॉस्फोराइलेशन इज मेडेड कन्फॉर्मेशनल चेंज. जो आपके आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ना उस पे, जैसे आरएनए पॉलीमरेज तो इसका सी टर्मिनल डोमेन होता है जिसमें कि 5th पोजीशन पे सेरिन ग्रुप लगा होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है इज इनेबल्ड बाइंडिंग विद कैपिंग एंजाइम. During capping 5' triphosphate bond is formed between phosphate of the nascent mRNA and phosphate of GDP. बिल्कुल, यहाँ पर जो 5' होता है 5' पे अल्फा बीटा और इसका 5' आता है ग्वानिन का अल्फा, तो 5' के बीच में अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है. तो ये करेक्ट है. तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट आपका क्यू वाला है.
अल्फा तो कभी रिलीज ही नहीं होता। ये बोल रहे हैं ड्यूरिंग कैपिंग बीटा एंड गामा फॉस्फेट रिलीज होता है, अल्फा कभी भी रिलीज नहीं होता है, ठीक है। In eukaryotic precursor of mRNA and siRNA are usually synthesized by RNA polymerase II. During the maturation process of some RNA molecule, from 2' to 5' phosphodiester bond take place. Following statement are made about the phenomena. कुछ statement यहाँ पर दिए गए हैं. Splices of mediated removal of intronasic sequence occur through the formation of 2', 5' phosphodiester bond. बिल्कुल अभी मैंने बताया आपको. Removal of the group 2 intron occur through the formation of 2', 5' phosphodiester bond. बिल्कुल correct है. तो ये तो दोनों ही correct हो गए. जब स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसोसोम, जब आप ग्रुप 2 के बारे में बात करें तो 2' का हेडेनिन जो है 5' के फॉस्फेट पे क्या करता है, अटैक करता है। फिर यहाँ पर दिया गया है SNO RNA, तो नाम में देखो स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA, ठीक है, मॉडिफाई करता है किसको, RNA को। नेक्स्ट है लीडर सीक्वेंस इन सम ऑफ द प्रोटोजोन। प्रोटोजोन की बात की गई तो स्प्लाइसिंग कैसे होगी, ट्रांसप्लाइसिंग। ट्राइपेनोसोम होता तो भी ट्रांसप्लाइसिंग आती। ये चार्ट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि ड्यूरिंग द एलोंगेशन स्टेप ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन मूव द mRNA and peptidal tRNA by one codon through the ribosome, and the translocation in E. coli involve GTP and elongation factor G. However, in vitro translation can take place independent of GTP and elongation factor G. Based on these observations, the following hypothesis can be made. पहला दिया गया है, ये देखो, in vivo translocation can take place independent of GTP. GTP independent in vivo translocation हो सकता है. Elongation factor G and elongation factor G, because translocation activity inherent in ribosome. However, the rate of translocation in vivo enhance significantly in the presence of GTP and EFG. कि जो इन विवो ट्रांसलोकेशन होता है वो GTP और elongation factor G इंडिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो राइबोसोम इनहेरिट होता है। ये दोनों आगे केवल क्या करते हैं, इनहांस कर देते हैं ट्रांसलेशन को। तो देखिए यहाँ पर द मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन इन विट्रो इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इन विवो। ये ट्रांसलेशन इन विट्रो इन विवो बिल्कुल अलग होता है। ट्रांसलोकेशन एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ जीटीपी हाइड्रोलिसिस, कि जो ट्रांसलोकेशन होता है उसमें जीटीपी हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व नहीं होती है। आगे बोला गया है ट्रांसलोकेशन एक्टिविटी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन जीटीपी एंड इलोंगेशन फैक्टर जी। कंप्लीटली डिपेंडेंट बोल रहे हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट इनके ऊपर नहीं होती, राइबोसोम के ऊपर होते हैं। ट्रांसलोकेशन एक्टिविटी इज इनहेरेंट इन राइबोसोम, हाउएवर द रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन इन विवो एनहांस्ड बाय द जीटीपी एंड इलोंगेशन फैक्टर जी। क्लियर। आगे देखिए, ये वाला कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस के बारे में दिया गया है। Amino acid tRNA synthesis are very specific for amino acylation of tRNA with the correct cognate amino acid. However, there is a possibility of mismatch between the tRNA and cognate amino acid की tRNA और cognate amino acid mismatch हो गया. This error is corrected by inherent proofreading activity of the amino acid tRNA synthesis. अगर कुछ गलती हो जाती है, अगर amino acid गलत ऐड हो जाता है, तो आपका जो amino acid tRNA synthesis होता है proofreading activity perform कर सकता है. In case of two very similar amino acid, अगर दो similar amino acid है valine और isoleucine, दोनों similar है, valine और आइसोल्यूसिन, लेट सपोज ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, आइसोल्यूसिन टीआरएनए सिंथेसिस एम्प्लॉय द फॉलोइंग पॉसिबल अप्रोच फॉर एन एरर फ्री। तो जो आपकी टीआरएनए सिंथेटेज है, टीआरएनए सिंथेटेज है किसके लिए, आइसोल्यूसिन के लिए। कैसे रिकॉग्नाइज करेगी वैलिन और आइसोल्यूसिन, अगर वैलिन और आइसोल्यूसिन दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल दिखने में सेम है, ठीक है, ये अमीनो एसिड दिखने में सेम है, तो टीआरएनए सिंथेज जो कि आइसोल्यूसिन के लिए कैसे काम करेगी, ये पूछा गया है। It remove incorrect amino acid by hydrolyzing the amino acid AMP linkage following the first reaction step, कि अगर गलत ऐड हो गया तो उसको रिमूव कर देगी, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, इट इज एक्टिवेटेड बाय प्रूफरीडिंग एक्टिविटी लीडिंग टू द ब्रेक ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द रॉन्ग अमीनो एसिड टीआरएनए। अगर गलत ऐड हो गया तो ये क्या करेगी, बॉन्ड को ब्रेक कर देगी, टीआरएनए और अमीनो एसिड की बॉन्ड को उसको हटा देगी, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो गए, यहाँ पर करेक्ट हो गए। ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। Amino acid tRNA synthesis is ported to the ribosome by elongation factor. Its elongation factor TU, ठीक है। Actinomycin का कर चुके हैं। During heat shock, mammalian cell shut down global protein synthesis while inducing heat shock protein. The possible molecular regulation that could explain the phenomena are. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, mammalian cell shut down global protein synthesis while inducing heat shock protein because cap dependent transition of most mRNA is affected during the heat shock, कि जो कैप डिपेंडेंट ट्रांजिशन होता है mRNA का वो इफेक्टेड होता है ड्यूरिंग हीट शॉक ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ कैप बाइंडिंग प्रोटीन, यूकैरियोटिक नेशन फैक्टर 4 एंड ट्रांसलेशन इनिशिएशन ऑफ mRNA टेक प्लेस थ्रू द इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है,
mRNA of protein except those of heat shock protein undergo degradation during heat shock, नहीं. Cap dependent transition of most mRNA is affected during heat shock due to denaturation of cap. जो कैप बाइंडिंग mRNA जिनके ऊपर कैप बाइंड है, तो हीट शॉक प्रोटीन क्या करते हैं, इस कैप को डिनेचर कर देते हैं, तो वो इफेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट है. ट्रांसलेशन इनिशिएशन ऑफ हीट शॉक mRNA take place through the internal ribosome entry site, करेक्ट है. हीट शॉक mRNA are abundant during heat shock. हीट शॉक प्रोटीन mRNA हीट शॉक के टाइम पर अबंडेंट होंगे एंड दस दे कॉम्पीट अदर mRNA, दूसरे mRNA से हीट शॉक mRNA कंपटीशन करेंगे, गलत है. नेक्स्ट देखिए, ये पूछा गया कि यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में कौन सा गलत स्टेटमेंट है. राइबोसोम बाइंडिंग साइट mRNA इज कॉल्ड कोजेक सीक्वेंस. राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो होती है जहां पर राइबोसोम बाइंड करता है यूकैरियोट्स में, उसको कोजेक सीक्वेंस कहा जाता है, और प्रोकैरियोट्स में उसको शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस कहा जाता है, ये करेक्ट है. इनिशिएटर टीआरएनए जो होता है फॉर्माइल मिथ्योनिन, ये प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में मिथ्योनिन होता है, ये इनकरेक्ट है. इनिशिएटर अमीनो एसिड मिथ्योनिन होता है, ट्रांसलोकेशन फैक्टर इलोंगेशन यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 होता है, ये करेक्ट है. ये वाला कर चुके हैं क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन प्रोकैरियोट्स द इनिशिएटर टीआरएनए इज फर्स्ट चेंज विद मिथ्योनिन फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप. होता क्या है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में जो आपका मिथ्योनिन होता है, इस मिथ्योनिन पे फॉर्माइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है और इसको फॉर्माइल मिथ्योनिन बना दिया जाता है. ये पहला अमीनो एसिड ऐड होता है प्रोकैरियोट्स के केस में. इस फॉर्माइल ग्रुप को फॉर्माइल लेज एंजाइम जो है वो आके ऐड करती है, ठीक है. और इसको हटाती कौन है, इसको हटा देती है इस फॉर्माइल ग्रुप को D4 एंजाइम, ठीक है. तो ऑल प्रोकैरियोटिक प्रोटीन है फॉर्माइल मिथ्योनिन एट द अमीनो टर्मिनल एंड, कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास में फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है अमीनो टर्मिनल एंड पे. गलत, इसका एक्सेप्शन आ जाता है आपका आर्किया. आर्किया में जो पहला जो स्टार्ट कोडोन होता है वो मिथ्योनिन होता है, ना कि फॉर्माइल मिथ्योनिन, ठीक है. डीफॉर्माइलेज रिमूव द फॉर्माइल ग्रुप फ्रॉम द अमीनो टर्मिनो मिथ्योनिन, कि डीफॉर्माइलेज होती है वो फॉर्माइल ग्रुप को हटा देती है, करेक्ट है. ऑल प्रोकैरियोटिक प्रोटीन हैव मिथ्योनिन एट देयर अमीनो टर्मिनल मिथ्योनिन, कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास में क्या होता है, मिथ्योनिन होता है एट अमीनो टर्मिनल. अमीनो पेप्टाइड ऑफन रिमूव द अमीनो टर्मिनल मिथ्योनिन. अमीनो पेप्टाइड रिमूव अमीनो टर्मिनल फॉर्माइल मिथ्योनिन. तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जो आपके अमीनो पेप्टाइडेज होती है वो क्या करती है, रिमूव करती है किसको, अमीनो टर्मिनल मिथ्योनिन को. मिथ्योनिन को कौन रिमूव करती है, मिथ्योनिन को रिमूव करेगी अमीनो पेप्टाइडेज, फॉर्माइल मिथ्योनिन को डीफॉर्माइलेज, ठीक है. ये स्टेटमेंट दिया गया है बस यहाँ पर इन शॉर्ट. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आई विल ट्राई कि मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस करवा दूँ, कुछ बेसिक से क्वेश्चन. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग.